अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या प्रोग्रेस है भाई? काम दिया था करने के लिए, मैंने कोई कहा था कि मॉडल पे काम करिएगा आप लोग, उसमें कॉल बैक्स वगैरह लगाइएगा। हो गया था ये? सर एक मॉडल पे ट्राई किया था। ट्राई किया था तो हुआ नहीं। नहीं सर, हो गया। अच्छा, बाकी लोगों ने सर मैंने जो ट्राई किया था ना, वो मतलब मॉडल जो वो वाला चेक पॉइंट, कॉल बैक्स डॉट चेक पॉइंट का मैंने ट्राई किया था। तो सर उसमें एक वो था, पैरामीटर में हमने पास करवाया था एक सर, सेव बेस्ट ओनली। तो सर उसका मतलब यही था ना कि जो हमारे पास लॉस आएगा, कम से कम जो लॉस होगा उसी के वेट सेव करेगा। वो वाला सेव हो जाएगा, वो वाला सेव हो जाएगा। जैसे और हिप हॉप चलेंगे और उसके बाद अगर कोई लॉस लॉस और कम हुआ तो वो वाला सेव होगा। अब राइट यही है ना सर? तो
अच्छा भी अब हमारे पास ये चैप्टर 7 के जो है ना एक टेंसर बोर्ड का टॉपिक है और आखिर के ये कुछ टॉपिक्स हैं। गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ योर मॉडल्स। सबको आवाज आ रही क्लियर? यस सर। अच्छा, इसके अंदर एडवांस आर्किटेक्चर पैटर्न्स। अच्छा, ये वो सारी चीजें हैं जो आप समहाउ किसी ना किसी तरह से मॉडल बनाने की टेक्निक्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपको पता है, यहाँ टर्म बैच नॉर्मलाइजेशन की यूज हो रही है। अच्छा, इसको आपने पढ़ना है। प्लस डेप्थ वाइज सेपरेबल कन्वोल्यूशन, ये आपको नया नया लग रहा होगा, लेकिन जरा इस पर निगाह डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या सीन है डेप्थ वाइज। हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन, कि आप कौन कौन से हाइपर पैरामीटर्स इस्तेमाल करें जो हम मॉडल बनाते वक्त हाइपर पैरामीटर्स देते हैं। हाइपर पैरामीटर सबको मालूम है ना क्या होते हैं? क्या होते हैं भाई? सर लेयर्स, नंबर ऑफ लेयर्स और के साइज को। एक्टिवेशन फंक्शन है, लॉस फंक्शन है, बैच साइज है, इपॉक्स है। दीज आर ऑल हाइपर पैरामीटर्स। इनको हाइपर पैरामीटर इसीलिए कहते हैं कि ये हम हमारे कंट्रोल में होते हैं ड्यूरिंग जब हम मॉडल आर्किटेक्चर बना रहे होते हैं। तो हाइपर पैरामीटर्स की ऑप्टिमाइजेशन, इससे क्या मुराद है? असल में ओवरऑल ये टॉपिक जो है वो क्या है कि हम किस तरह अपने मॉडल से बेस्ट काम ले सकते हैं। ये गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ योर मॉडल्स, वो हम सीखते ही रहें। और फिर हमारे पास मॉडल इन सैम्पलिंग। ठीक है, जो रिजल्ट्स हमें चाहिए होते हैं वो हम मॉडल से किस तरह लगभग लेते हैं, इन सैम्पलिंग जो है वो कहलाता है। अभी डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये गेटिंग आउट ऑफ मोस्ट ऑफ मॉडल्स क्या कह रहे हैं हमसे। क्योंकि ट्राइंग आउट आर्किटेक्चर्स ब्लाइंडली वर्क्स वेल इनफ इफ यू जस्ट नीड समथिंग दैट वर्क्स ओके। पहले लाइन में क्या बात हो रही है? ये वही बात हो रही है जो हमेशा से यूज करते हैं कि ट्राइंग आउट आर्किटेक्चर्स ब्लाइंडली। हम अपने मॉडल के आर्किटेक्चर हमें पता नहीं होता कि हमारा रिजल्ट कौन से आर्किटेक्चर के ऊपर जो है ना वो अच्छा आएगा। हम ब्लाइंडली बस इतनी लेयर लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, ये लगा दो। ठीक है, तो हम ब्लाइंडली खेल रहे होते हैं और वो बेहतर काम कर रहा होता है। डीप लर्निंग का मॉडल जो है कि वो आप बहुत थके से थका ही बनाएंगे तो 70-80% एक्यूरेसी आपको निकाल के खुद ही दे देता है। कितना उसके एल्गोरिदम इतने एफिशिएंट हैं कि अगर आप सही से ऑप्टिमाइज करके एपर पैरामीटर इस्तेमाल ना करें, फिर भी लेयर्स जो है ना इतना फिल्टर करती हैं कि आपके रिजल्ट जो है 70-80% आ जाते हैं आराम से। खैर वो सब कुछ जो हो रहा होता है वो तुक्के पे चल रहा होता है, जिसे ये कह रहे हैं ब्लाइंडली। तो इन दिस सेक्शन विल गो बियॉन्ड वर्क्स ओके। अच्छा, वर्क्स ओके से आगे जाना है। हम मॉडल बनाते हैं, चलाते हैं, हमारे पास एक्यूरेसी 88-89% आ जाती, खुद ही आ जाती। बोलते यार सही चल गया, हमारी एक्यूरेसी अच्छी आ गई, चलो भाई खुश हो गए। लेकिन अब हमें वर्क ओके से निकल के जाना है वर्क ग्रेट एंड विन मशीन लर्निंग कॉम्पिटिशंस, कि हमारा मॉडल बेहतरीन ग्रेट काम करे और हम किसी कंपटीशन को जो है विन भी कर सकें। उसके लिए क्या क्या होगा? बाय ऑफरिंग यू अ क्विक गाइड टू अ सेट ऑफ मस्ट नो टेक्निक्स फॉर बिल्डिंग स्टेट ऑफ द आर्ट डीप लर्निंग मॉडल्स। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट जो टेक्निक्स हैं वो यहाँ डिस्कस की जाएंगी, जो आपको जरूर पता होनी चाहिए ताकि हम वर्क ग्रेड की तरफ जा सकें। तो एडवांस आर्किटेक्चर पैटर्न, we covered one important design pattern in detail in the previous section, that is residual connections. There are two more design patterns you should know about.
नॉर्मलाइजेशन एंड डेप्थ वाइज सेपरेबल कन्वोल्यूशन, एक नॉर्मलाइजेशन कहलाता है और एक डेप्थ वाइज सेपरेबल कन्वोल्यूशन। अभी ये पढ़ने में मुश्किल लग रहा है, अभी इसको सीखेंगे। These patterns are especially relevant when you are building high performance deep convolutional networks, but they are commonly found in many other types of architectures as well. हाई मतलब बड़े हाई परफॉर्मिंग मॉडल्स पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आम आर्किटेक्चर में भी कहीं कहीं नजर आ रहे होते हैं। सबसे पहली बात करते हैं बैच नॉर्मलाइजेशन की। कि नॉर्मलाइजेशन is a broad category of methods that seeks to make different samples seen by machine learning model or similar to each other. नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि बड़ी कहते हैं भी ब्रॉड टर्म है, ये मेथड्स की जो है ना ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि हम मशीन लर्निंग के डिफरेंट सैंपल्स डेटा को देख रहे होते हैं जो एक जैसा हो या सिमिलर टू ईच अदर होता है, which helps you model, learn and generalize well to new data. इससे हमारा मॉडल जो है वो क्या होता है, अच्छा लर्न करता है और जनरलाइज होता है। The most common form of data normalization is when you have several times in the book already, centering data to zero on zero by subtracting the mean from the data and giving the data standard deviation by dividing data by standard deviation. नॉर्मलाइजेशन हमने पढ़ा था, मीन से हम सब क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं। हम इस्तेमाल कर चुके हैं। In fact, this makes the assumption that the data follows a normal or Gaussian distribution and makes sure that this distribution is centered and scaled to unit variance. अब यहाँ एक assumption है कि हमारा डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सेंटर्ड है, वेरिएंस उसका 1 है, यूनिट वेरिएंस है। मतलब थोड़ा सा ये स्टैटिस्टिकल टर्म्स है, सबको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ये आपने कहीं ना कहीं जो है आई होप के पढ़ी होगी, ठीक है। अभी याद हो नहीं याद हो लेकिन बहरहाल पढ़ी होगी तो ठीक है। तो ये वाला काम हम करते हैं, डाटा को जो डाटा के मीन में से माइनस करते हैं और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करके अपना डाटा नॉर्मलाइज कर लेते हैं। Previous examples normalize data before feeding it into the models. अब मजे की बात ये है कि पहले हमने डाटा प्री प्रोसेसिंग के स्टेप में डाटा को हमने नॉर्मलाइज कर लिया था, बट डाटा नॉर्मलाइजेशन शुड बी अ कंसर्न आफ्टर एवरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटेड बाय द नेटवर्क। अब ये कह रहे हैं भाई हर लेयर के बाद जो है ना जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है अगली लेयर में जाने से पहले उस लेयर के जिस लेयर में इनपुट बन के जा रहा है उसके हिसाब से डाटा को नॉर्मलाइज अगेन एंड अगेन होना चाहिए। ये बड़ी बात है कि मॉडल के अंदर जो है वो डाटा नॉर्मलाइज का काम जो है वो शुरू हो जाए। इवन इफ द डाटा इज एंटरिंग a dense or convolutional network has a zero mean and unit variance, ठीक है भाई। There is no reason to expect a priori that this will be the case for the data coming out. कहते हैं कि भाई इंटर हो रहा है, आपने प्री प्रोसेसिंग के अंदर 0 और 1 के दरमियान कर दिया है, 0 उसका मीन करके स्टैंडर्ड डेविएशन आपका वेरिएंस जो है वो 1 हो रहा है। ये आपने उस वक्त किया था जब आप डाटा डाल रहे थे, जब एक लेयर से फीड होके डाटा फर्दर आगे चला, आउट हो रहा है, आउटपुट बन के निकल रहा है, अगली लेयर के लिए इनपुट बन रहा है। तो जब आउटपुट बन के निकला है तो क्या गारंटी है कि जो आगे लेयर आ रही हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी जो है ना नॉर्मलाइज फॉर्म में आ रहा डाटा आ रहा होगा। अभी सोचने की बात है ये, जरा आप लोग रोशनी डालें इस पे। कुछ बोले भाई। सर इनपुट नॉर्मलाइज होकर जाएगा तो आई थिंक सो आउटपुट भी नॉर्मलाइज होकर ही निकलेगा। कैसे पता? मैं आपको वैल्यूज दे रहा हूँ, आपकी एज जो है ना उसको मैंने नॉर्मलाइज कर लिया। अब एज
लेयर के किस वेट से मल्टीप्लाई हुई, क्या बायस उसके अंदर आया, उसके बाद जो वैल्यू निकलेगी वो 0 1 में होगी, इस बात की क्या गारंटी है? आइडिया नहीं है सर, आप ही बता दें बेहतर। सही कह रहा हूँ ना मैं? वेट तो कुछ भी हो सकता है, वो तो मॉडल खुद ले रहा है, बायस तो खुद ले रहा है, तो ये इशू है। तो एक्टिवेशन पर डिपेंड करता है कि आपने एक्टिवेशन क्या है अप्लाई की हुई है। किसके ऊपर? एक्टिवेशन क्या अप्लाई की हुई है जो भी नहीं लेयर नहीं है नहीं नहीं, इससे हाँ 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 हाँ, जो भी लेयर है। एक्टिवेशन क्या इंक्लूड की गई है, उस पर डिपेंड करता है ना कि हमारा आउटपुट उस रेंज में होगा या नहीं होगा। हाँ जी, एक्टिवेशन से भी फर्क पड़ता है, लेकिन अगर रेलू एक्टिवेशन है तो वो पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने देती है, नेगेटिव को 0 कर देती है। अब पॉजिटिव वैल्यू तो बड़ी भी हो सकती है ना, 0 से बड़ी सारी पॉजिटिव है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर अ पॉजिटिव वैल्यू, जी तो सर। कुछ भी हो सकती है। यही मुद्दा जो है वो यहाँ पर उठा रहे हैं कि ज्यादा अच्छा हो कि हम और जो है ना बेहतरीन किस्म का जो है ना वो मॉडल बनाएं, ताकि हर लेयर के अंदर हम नॉर्मलाइज, यानी सिर्फ इनपुट लेयर में ही नॉर्मलाइज क्यों जाए, हर लेयर के अंदर नॉर्मलाइज जाना चाहिए। तो बेस्ट नॉर्मलाइजेशन इज अ टाइप ऑफ लेयर। क्या है बेस्ट नॉर्मलाइजेशन? इज अ टाइप ऑफ लेयर introduced into 2015 by Avik Sezgi. It can adaptively normalize data even as the mean and variance change over the time during training. ये मीन और वेरिएंस अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रेनिंग चेंज भी हो रहा है हर दफा का मतलब वही है, इनपुट देते हुए कुछ और था, नॉर्मलाइज मैंने खुद करा था, अगली लेयर में आया तो अब कुछ और मीन और कुछ और वेरिएंस आ रहा है, तो वो पहले क्या करेगा, बेस्ट नॉर्मलाइजेशन की लेयर उसको नॉर्मलाइज करेगी और आगे बढ़ाएगी। It works by internally maintaining an exponential moving average of the batch-wise mean and variance of the data seen during the training. The main effect of batch normalization is that it helps with gradient propagation, much like residual connections. ये ज़्यादा बेहतरीन इफेक्ट क्या है, ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है बैच नॉर्मलाइजेशन का, कि ये ग्रेडियंट प्रोपगेशन में हेल्प करता है। अब आप थोड़ा सा अगर मैथमेटिकल सोचेंगे तो आपको ये नजर आएगा, जैसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ या व्यू कर रहा हूँ दिमाग में, कि जब हर दफा बैच नॉर्मलाइज रहेगा तो आपका ग्रेडियंट जो है वो कितना आसान रहेगा आपके मॉडल के लिए, यानी कितनी जल्दी वो ऑप्टिमाइज करेगा। इस हर दफा जो है वो एक सर्टेन लिमिट के अंदर ही डेटा है, तो स्पार्क्स नहीं आएंगे ग्राफ के अंदर। The main effect of the batch normalization that is much like residual connections, बिल्कुल रेजिडुअल कनेक्शंस की तरह। रेजिडुअल कनेक्शन क्या करते थे भाई, अगली लेयर जो है ना भूल जाती थी, डेटा ज्यादा फिल्टर हो जाता था, सारी चीजें हो जाती थी, तो पीछे से डेटा उसके पास आया ताकि उसकी जो लर्निंग की नॉलेज है वो पिछली लेयर्स जो पहले आ चुकी हैं उनके जैसे ही रहे, तो वहां भी स्पार्क्स को रोका जाता था। तो यहाँ पर स्पार्क्स जो है वो इस क्रम में रोका जा रहा है, एंड thus allows for deeper networks. अच्छा, some very deep network can only be trained if they include multiple batch normalization layers. कुछ बहुत ही बड़े जो मॉडल्स हैं, बड़ी बड़ी जायंट कंपनीज और बड़े बड़े रिसर्चर्स जो हैं वो पूरी 100 रिसर्चर्स की टीम बैठ के जो है ना कोई चीज मार्केट में फेंकती है गूगल में, फेसबुक में या अमेज़न के अंदर जो जितनी भी एआई इस्तेमाल हो रही है वो बड़े बड़े मॉडल्स बना रहे हैं, उसके अंदर जो है बैच नॉर्मलाइजेशन की जो है कई लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर इंस्टेंस बैच नॉर्मलाइजेशन यूज्ड लिबरली इन मेनी ऑफ द एडवांस्ड टर्मिनेट आर्किटेक्चर कम पैक्ड विद केरास सच एज टेस्टनेट 50 इंसेप्शन, एंड इन सब के अंदर ये लगा हुआ मिलेगा आपको बैच नॉर्मलाइजेशन। अच्छा, इन शॉर्ट पहले इसको समरी करते हैं
कौन समरी करेगा? बेस्ट, व्हाट इज बेस्ट नॉर्मलाइजेशन? कोई आपसे पूछे इंटरव्यू के अंदर, जी भाई, बोले भाई, बोले बेस्ट क्या समझ में आया, कैसे समझाएंगे? सैंपल्स का मीन लेके और तब फिर हर सैंपल को उसमें से हर सैंपल में से मीन को माइनस करके उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दें तो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। बोले भाई बेस्ट नॉर्मलाइजेशन, कुछ तो बोले, कहाँ चले गए सारे? जी रेहान, सर जैसे हम डेटा को 0 और 1 के दरमियान नॉर्मलाइज करते थे, तो ये बैच नॉर्मलाइजेशन की जो लेयर है वो 0 और 1 के दरमियान स्केल कर रही है क्या? मतलब कितना कर रही है? जी हाँ, जी हाँ, 0 और 1 जो स्टैटिस्टिकल बैच नॉर्मलाइजेशन होती है, उसका तरीका क्या होता है कि मीन जो है वो सेंटर्ड होना चाहिए 0 पर, और वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका होना चाहिए 1। ठीक है, वो जो 0 और 1 के दरम्यान हम करते हैं उसे आमतौर पे स्केलिंग कहते हैं। स्केल डाउन कर दी जाए तमाम वैल्यूज को इन 0 एंड 1। यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको सेंटर्ड टू मीन कर दिया जाए और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1 कर दिया जाए। तो सर इसको यूं भी कह सकते हैं ना कि ये यहाँ पे भी हमारे पास जो लेयर में से आउटपुट आएगा वो 0 और 1 के दरमियान स्केल कर देगा बैच नॉर्मलाइजेशन के लिए। 0 और 1 नहीं कहेंगे उसे कहेंगे हम, वो सेंटर टू मीन होगा और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा। अच्छा, सही। हाँ ठीक है, जरूरी नहीं कि वो 0 1 के दरमियान हो। हाँ, ये कह सकते हैं वो सेंटर टू 0 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा। इस टर्म में हम 0 1 कह सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यूज जो है वो 0 1 होंगी, ये नहीं कह सकते। अच्छा, मेरा सवाल ये था, व्हाई डू वी नीड बैच नॉर्मलाइजेशन? ये व्हाट इज बैच नॉर्मलाइजेशन, ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए, जो पूछा जाएगा, क्या जवाब देंगे? क्या जरूरत पड़ती है बैच नॉर्मलाइजेशन की? क्या सिर्फ सर सिस्टम की परफॉर्मेंस और स्पीड अस्सलाम बढ़ाने वालेकुम के लिए यूज किया सर। जाता है। बेसिकली मॉडल हम जैसे आपने अभी बताया कि हम बड़े बड़े मॉडल्स यूज़ कर रहे होते हैं जो बड़ी कंपनीज हैं, तो उसमें बेसिकली हमें डाटा भी बहुत ह्यूज अमाउंट में देना पड़ता है मॉडल को, और उसके अंदर जितना हम बड़े लेवल पे जितना कॉम्प्लेक्स मॉडल बना रहे होते हैं उतनी ही उसके अंदर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो मतलब इतनी अच्छी ना होने का खतरा भी होता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डाटा को मतलब उसी वही बात है कि उसके ग्रेडियंट जो उसका बन रहा होगा वो बहुत ज़्यादा शफल करेगा। जैसे कि क्लास में मुझे याद है आपने समझाया था तो वो जो उसका अपना सेंटर्ड पॉइंट है उस पर आने के लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि वो अगला स्टेप बहुत ज़्यादा आगे का ले ले, ऐसा ना हो जो बहुत छोटा ले ले तो वो आगे बढ़ ही ना पाए। तो इसलिए उस डाटा को हम नॉर्मलाइज करते हैं
सेंटर्ड करते हैं ताकि जो मॉडल है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े इस काम के लिए, अपने स्टेप्स लेने के लिए। तो इसलिए हम जो है ना नॉर्मलाइज करते हैं डाटा को, ताकि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो मतलब मॉडल को इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम ना करना पड़े बनिस्बत उसको प्रेडिक्शन या आगे जो फर्दर स्टेप्स बोले। सही। तो ये तो नॉर्मलाइजेशन वाली बात होगी ना। जी नॉर्मलाइजेशन में और बैच नॉर्मलाइजेशन में क्या फर्क है? जी एहतिशाम। सर फ़र्क यही है कि इसमें बेसिकली हमारा जो बैच नॉर्मलाइजेशन होती है, इसमें हम हर लेयर के बाद नॉर्मलाइज़ करते हैं डेटा को, ताकि वो अपने मीन से और उसका जो वेरिएंस की जो सेंटर्ड मीन है वो डिस्टर्ब ना हो। ज़रूरी नहीं है कि हर लेयर के बाद हमारा वो सेंटर टू मीन ही रहे, हो सकता है वो सेंटर टू मीन आउट हो जाए। तो हमने एक लेयर बना ली बैच नॉर्मलाइजेशन की, अब वो हम हर लेयर के बाद इनपुट जब जब दूसरी लेयर में जाएगा तो हम उसको नॉर्मलाइज़ करके दूसरी लेयर में इनपुट भेजेंगे। शायद इसीलिए यूज़ होता है। एग्जैक्टली नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कहा कि हम सिर्फ इनपुट लेयर को ही नॉर्मलाइज डाटा देते हैं, बाकी लेयर्स को पता नहीं नॉर्मलाइज जाता है या नहीं जाता। डिपेंड्स अपॉन के मॉडल ने जो है वो क्या वेट्स उठाए और क्या बायसेस उठाए। हमें तो नहीं मालूम पड़ता वो क्या उठाएगा, किस तरह उठाएगा, क्या कुछ करेगा। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हर लेयर को नॉर्मलाइज मिले बार-बार ताकि मॉडल की नॉर्मलाइज़ करें। लर्निंग अच्छी हो। बार बार नॉर्मलाइज करते, हम तो मॉडल के अंदर तो हम बैठे भी नहीं होते। तो अब रिसर्चर्स ने क्या किया, एक बैच नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लगाया, एक लेयर बना दी, उसके अंदर लेयर क्या बना दी, उसके एल्गोरिथम के अंदर जाके उस वही बैच जो नॉर्मलाइजेशन का फंक्शन बना दिया होगा। इनपुट हाँ आएगा, पहले एग्जैक्टली। नॉर्मलाइज फंक्शन कॉल होगा और फिर उसके बाद डाटा, फिर उसके बाद डाटा आगे बढ़ेगा। ठीक है। इन जी। शॉर्ट ये तो है कि जो इनपुट डेटा हमारा दिया वो स्टार्टिंग जी जी नॉर्मलाइज किया हुआ होता है, ठीक है। और जी हाँ, जब वो वो तो अगर हम करते हैं तो नॉर्मलाइज हुआ होता ठीक है, और उसके बाद जब वो ट्रेनिंग या फर्दर प्रोसीड करता जाता है तो बेस्ट नॉर्मलाइजेशन ये होती है कि मिसाल की बात है हमारा डेटा 1000 है और वो 1000 है, तो उसको बैचेस के अंदर डिवाइड करके उनका सब मीन निकाल के उसको नॉर्मलाइज कर रहा होता है। जैसे 100 के पैकेज बना के वो उन 100 है। का मीन एग्जैक्टली निकाल कर, एग्जैक्टली ठीक है, सर यही बात है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब ये देखें यहाँ पर क्या किया अभी, टिपिकली यूज आफ्टर कन्वोल्यूशन और डेंस कनेक्टेड लेयर। अब ये कन्वोल्यूशन लेयर है, उसके बाद एक बेंच बेंच नॉर्मलाइजेशन की लेयर लगा दी, फिर डेंस लेयर है तो डेंस के बाद बेंच नॉर्मलाइजेशन की लेयर लगा दी, सिंपल। ठीक है। सर वो जो आपने ऊपर ना एक बात बोली थी कि ग्रेडियंट के बारे में कुछ बोला था कि हाँ बैच हाँ नॉर्मलाइजेशन की वजह से ग्रेडियंट में पता नहीं कुछ ऐसा बोला था, तो वो रिपीट कर दे सर। हाँ हाँ भाई, मैंने ये बोला था कि इससे जो है यहाँ पर इन्होंने बात की थी कि बैच नॉर्मलाइजेशन जो है वो हेल्प करती है विद ग्रेडियंट प्रोपगेशन। ठीक है, ग्रेडियंट प्रोपगेशन हमें पता है किसको कह रहे हैं, ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर यूज करते हैं, उसके अंदर बैक फॉरवर्ड प्रोपगेशन और बैक प्रोपगेशन होती है। और वो हमें याद है वो क्या करता था, हमने डिराइव भी किया था कि पहला तो रैंडम वेट लेता है, उसके बाद अगला वेट जो होता है वो हाईली डायरेक्टेड और कैलकुलेटेड होता है बेस्ड ऑन दिस, इसकी जो इक्वेशन बनती है उसके हिसाब से। अब उसकी जो इक्वेशन उसके हिसाब से बनती है, ठीक है ना, उस नॉर्मलाइज ना होने के केस में वो वैल्यूज क्या हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं, डिस्पर्स हो सकती हैं, और डिस्पर्स होने की वजह से जो है उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जीरो की तरफ पहुंचने में, कि जहां पर आपके पास जो है ना रिजल्ट जो है उसका, अगर आपको याद हो, जीरो स्लोप की तरफ जाए। अगर डिस्पर्स है यानी ग्राफ जो है वो स्मूथ नहीं चल रहा, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं चल रहा है, लेकिन अगर ये सारा डाटा नॉर्मलाइज्ड होगा तो अब आपके पास ग्राफ जो है वो एक स्मूथ शेप के अंदर आएगा। स्कार्फ में आएंगे, स्पार्क्स नहीं आएंगे, छोटा बड़ा नहीं आएगा, 2 इंच का और 15 इंच का नहीं आएगा, बल्कि अब क्या करेगा, एक सर्टेन रेंज के अंदर, क्योंकि डाटा नॉर्मलाइज था,
चलता रहेगा। यही बात हमने उस वक्त की थी जब नॉर्मलाइज पढ़ रहे थे कि हम नॉर्मलाइज क्यों पढ़ते हैं, ताकि हर सेल की वैल्यू की लिमिट जो है वो सेम रहे, उसको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो अब ये हमने हर लेयर के ऊपर जो है जब नॉर्मलाइज लगा देंगे तो फिर तो कोई मसला होना ही नहीं चाहिए, और ज्यादा जो है वो कर्व्स और सारी चीजें जो है वो बन जानी चाहिए। क्या चाहिए आपको? काफ चाहिए। कौन सा वाला है? कहाँ जा रहे हैं? हैदराबाद। काफ अच्छा, वो कि ग्रेडियंट प्रोपगेशन में भी बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प करता है, बल्कि बहुत ज्यादा क्या मैं कहता हूँ, मेरे हिसाब से तो ये करता ही उस काम ही उसके लिए। तो अब लेयर लगाना इट्स नॉट अ टफ जॉब, सिंपल है, आपने एक लेयर लगा देनी है, इंपोर्ट करना पड़ेगा सिर्फ बैच नॉर्मलाइजेशन को मेरे ख्याल से, उसके बाद जो है ना वो लेयर लगा देंगे आप। द बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर टेक्स एन एक्सेस आर्गुमेंट which specifies the feature axis and should be normalized. This argument defaults to -1, the last axis in the input tensor. ठीक है, ये बात समझ में आ रही? -1 लगा होगा आखिरी एक्सिस पे के ऊपर, वो जो है बैच नॉर्मलाइज करेगा। This is the correct value when using dense layer, convolutional RNN, convolutional 2D with data format to set channel last, data format channel first. अच्छा, अब ये बैच नॉर्मलाइजेशन के फंक्शन को जरा आप इसका सिग्नेचर चेक करेंगे तो वहां आपको पैरामीटर्स नजर आएंगे, एक्सिस का पैरामीटर और सारी चीजें, कि क्योंकि टेंसर निकल रहा होता है आउटपुट में, उसकी कौन से एक्सिस पे किया जाए। आपको याद होगा कि जब हम रॉ एंड कॉलम पे एक्स नॉर्मलाइज कर रहे थे, स्केल डाउन कर रहे थे, या उसको मीन से डिवाइड कर रहे थे, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर रहे थे, तो आपने एक्सिस वहां देना पड़ता है कॉलम वाइज। अगर वर्टिकल हम एक कॉलम को उसकी मैक्सिमम वैल्यू से स्केल डाउन करना है या यस मीन से सर। माइनस करना है, तो हम एक्सिस वैल्यू देते हैं कि वर्टिकल जो है ना वो करे एक्सिस 0 में, एक्सिस 1 में। यहाँ पर भी वो अप्लाई एक्सिस कहाँ कह पर रहे हैं होगा? कि जी हाँ, -1 एक्सिस लास्ट एक्सिस पे हम जो है सो कर देंगे, चाहे उसकी डायमेंशन जो है टेंसर की कितनी भी हो। अच्छा सर, बैकवर्ड प्रोपगेशन में भी ये बैच काम करेगा? बैकवर्ड प्रोपगेशन में जब दोबारा रीसेट करने जा रहा होता है ना। जी, जिसने जब अपने आपको दोबारा अपडेट हाँ करने जा रहा हाँ, होता है। वो जी हाँ जी हाँ जी हाँ, उसी तरह जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में। अगर जी 10 लेयर्स बनी है तो 10 के बाद जो है पहली जो सबसे पहले एडजस्ट होगी वो 10वीं होगी, फिर 9वीं, फिर जी 8वीं, जी, और उसी ऐसे ही। हिसाब से जिस तो वो तरह फिर डाटा उसमें है भी तो वो जब बैच आते रहेगा तो वो दोबारा नॉर्मल होते होते फिर नेक्स्ट जी हाँ 7 पे जाएगा, फिर 6 पे जाएगा। अच्छा सर। इसी तरह जाएगा। अच्छा जी, डेप्थ वाइज सेपरेबल कन्वोल्यूशन कहते हैं, व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट देयर इज अ लेयर यू कैन यूज इन द as a drop-in replacement for convolutional 2D that will make your model lighter, fewer trainable weight parameters, and faster, fewer floating point operations, and cause it to perform a few percentage points better on this task. क्या कहना चाह रहे हैं कि ना भाई, अगर आपको पता चले, ये बताया जाए कि कैसी लेयर है जो कि यूज होती है ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट के तौर पे कन्वोल्यूशनल 2D के ऊपर, दैट विल मेक योर मॉडल लाइटर, उससे आपका मॉडल जो है वो लाइटर हो जाता है। यानी कुछ चीजें अभी हम देखेंगे उसमें ये ड्रॉप कर देता है, मॉडल जो हैवी हो रहा होता है। अभी तक हमने देखा कन्वोल्यूशन जो है बहुत ज्यादा हैवी होता है, इमेज को प्रोसेस कर रहा होता है, तो ये ड्रॉप इन कर देता है, लेयर्स की कुछ लेयर लगाते हैं जो कुछ चीजों को ड्रॉप इन कर देती है। अच्छा सर जैसे ड्रॉप आउट लेयर वो टेंसर्स को कर देती है ये।
ड्रॉप आउट लेयर जो है वो जितने भी वेट्स जो है वो लर्न किए जाते हैं, वो आउटपुट जो निकलते हैं उनको ड्रॉप कर देती है ना। उनको ड्रॉप अगर कर देती है, तो ये लेयर को कर देगी। अगर आप लोगों को याद हो ड्रॉप आउट में क्या होता है, हम ड्रॉप आउट लेयर लगाते थे तो आउटपुट अगर 10 आउटपुट निकल रहे हैं तो उसमें से हमने कहा अभी ड्रॉप आउट रेशियो जो है वो 75% का है, तो उसमें से 7 2.5-3% जो है ड्रॉप वो हो जाए। आउटपुट वैल्यूज, उसमें वेट नहीं जाते थे, जो आउटपुट जितने भी ट्रेनेबल वेट पैरामीटर्स, जो ट्रेनेबल वेट ठीक है। पैरामीटर्स हैं वो कम कर देता है एंड फास्टर एंड cause it to perform fewer percentage point better on the task. कहते हैं this is precisely what the depth wise separable convolution layer does. Separable convolution, this layer performs a special convolution on each channel input independently before mixing output channel via point wise convolution as shown in figure 7.1. अभी देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। Yeah. ये कहते हैं दैट इज प्रिसाइसली डज है कि ये फ्यू ट्रेनेबल पैरामीटर्स को रखती है। आगे कहते हैं कि दिस लेयर परफॉर्म्स, अब ये लेयर का काम जैसे स्पेशल हायरार्की के साथ वो कन्वोल्यूशन परफॉर्म करता है, तो सारी बात पुरानी है। दिस लेयर परफॉर्म्स अ स्पेशल कन्वोल्यूशन ऑन ईच चैनल ऑफ इट्स इनपुट इंडिपेंडेंटली। अब ये कहता है कि जो हमारे पास 3 चैनल इमेज होती थी, ठीक है, 3 चैनल इमेज जो है वो अगर आपके जहन में हो तो उसकी जो प्रोसेसिंग होती थी वो एक बारी में, यानी पूरे तीनों चैनल जो है वो एक साथ प्रोसेस होते थे। यानी RGB हमारे पास इमेज है, ठीक है, वो सारे के सारे एक साथ प्रोसेस होते थे। ये कहता है कि उसका R चैनल जो है वो अलग प्रोसेस करेगा और उसका G चैनल और उसका B चैनल जो है वो तीनों चैनल जो है अलग अलग इंडिपेंडेंटली जो है वो उस इनपुट को प्रोसेस करेगा। अच्छा, थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि इसको समझना और वो करना जो है वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल लग रहा है कि यार ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट तो हमने देखा कि हर चीज में जो है ना डिफिकल्ट होता ही है, ठीक है, थोड़ा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमारे लिए सिंपल होती है। सिंपल हमने ज़्यादातर एक फंक्शन एक लेयर जो है ना वो कॉल करनी होती है। खैर जितना समझ में आया अभी समझ ले, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा सिंपल हो सके उससे उतना कर दूं ताकि बात समझ में आ जाए। कहते हैं बिफोर मिक्सिंग आउटपुट चैनल वाया पॉइंट वाइज कन्वोल्यूशन, 1 by 1 कन्वोल्यूशन। This is equivalent to separating the learning of spatial features and learning of channel wise features, which makes a lot of sense if you assume that spatial locations in the input are highly correlated but different channels are fairly independent. अभी सारी पुरानी बातें हैं, कन्वोल्यूशन को याद करना पड़ेगा। चैनल क्या चीज था, स्पेशल लोकेशंस क्या चीज थी। It requires significantly few parameters and involves fewer computations, thus resulting in a smaller, speedier models. तो इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि ये इंडिपेंडेंटली एक्सेस करता है, परफॉर्म करता है कंप्यूटेशन को हर लेयर के ऊपर, हर उसकी चैनल के ऊपर, तो इसको कम पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। तो पैरामीटर्स कम होते हैं तो ये फास्ट भी जो है ना रिजल्ट जो है ना तेजी से स्पीडर मॉडल बन जाता है। एंड बिकॉज इट्स मोर रिप्रेजेंटेशनली एफिशिएंट वे, और रिप्रेजेंटेशन जो लर्न करनी होती है उसमें भी ये बड़ा एफिशिएंट तरीका होता है टू परफॉर्म कन्वोल्यूशन। इट टेंड्स टू लर्न बेटर रिप्रेजेंटेशन यूजिंग लेस डेटा। तो कम डेटा में भी ये अच्छा काम करने लगता है, रिजल्ट इन बेटर परफॉर्मिंग मॉडल्स। इसके नतीजे में ये मॉडल जो है बेहतर परफॉर्म कर रहा था। अच्छा, ये
मैंने शुरू में कहा था, ये सारी बिल्कुल जो कहते हैं ना कि एडवांस टेक्निक्स हैं जो बड़े-बड़े मॉडल्स के अंदर जो है ना इस्तेमाल की गई। अब चूंकि ये जो बंदा है फ्रांकिस शोले खुद जो है वो उस रिसर्च टीम का पार्ट रहा है, तो जाहिर है उसकी जो ऑब्जर्वेशन और जो चीजें जो यहाँ पर इसने किताब के अंदर लिखी हैं, वो ज़ाहिर मेरे बहुत सारी किताबें और बहुत सारी चीजें जो है ना वो नजर से गुजरती हैं। कोई जो है ले आके स्टैटिस्टिक्स में घुस जाता है, कोई ले जाके बिल्कुल थ्योरेटिकल उसमें घुस जाता है, लेकिन इस किताब के अंदर हमने देखा है कि उसने हर वो बंदा जो मैथमेटिशियन भी नहीं है, स्टैटिस्टिशियन भी नहीं है, बस अगर जनरल मैथमेटिक्स भी आती है तो वो आप इजी किताब को लेके चल सकता है और काम कर सकता है। ये बड़ी जो है ना रिलेटेड टेक्निक्स हैं कि जिसको जो है ना यहाँ पर उसने एड्रेस किया है। सर वो ड्रॉप इन वाली बात एक अच्छा, दफा फिर बता देंगे? हेलो। हेलो सर, वो ड्रॉप इन अच्छा, वाली बात एक ड्रॉप दफा फिर। इन वाली, हाँ मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये जो वर्ड ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट का यूज किया ना कन्वेंशन टूडी, ये सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर हमारे पास जो इमेज होती है, इमेज का टेंसर होता है, वो RGB जो इमेज का टेंसर है वो 3 डायमेंशनल होता है, 3 लेयर्स उसके अंदर होती है इमेज के अंदर। अगर थोड़ा सा प्रीवियसली याद करें, लेकिन हमारा जो कन्वोल्यूशन, बल्कि मैं 1 मिनट आपको दिखा दूं, हमने जो फिल्टर चलाया था, कर्नल चलाया था इमेज के ऊपर, हमने 1 चैनल वाली इमेज पे चलाया था, जो हमने सीखा था, याद है? जी जी। एग्जांपल। अच्छा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ अभी अपनी स्क्रीन पे, एंड्रयू भाई का जो है ना वो ये वाला दिखाता हूँ मैं आपको, जिसके अंदर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा, अब ये वाला जो लेक्चर था इसका, इसके अंदर इसने हमें सिखाया है ये कन्वोल्यूशन जो है 3D 3 चैनल वाली इमेज के ऊपर हम फिल्टर कैसे चलाते हैं। आई होप कि आपने उस वक्त ये वीडियो कंप्लीट की होंगी। हाँ सर, याद है। नहीं की तो फिर चले देखें। तो जब हमारे पास तीन चैनल वाली इमेज होती है तो हमारा फिल्टर भी 3 चैनल का होता है। जब हमारे पास 3 चैनल वाली इमेज होती है, RGB इमेज होगी, तो हमारा फिल्टर भी 3 चैनल वाला होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये फिल्टर वर्क कैसे करता है, हाइट, विड्थ और चैनल्स, फिर उसके बाद ये 3 यहाँ पर है। अब नजर आ रहा है कलर में, जरा विजन क्लियर होगा से। ये 3 चैनल इमेज के हैं और ये 3 चैनल जो है वो फिल्टर के हैं। अब ये भी 3 चैनल इमेज की 3 चैनल्स की लेते हैं, लाइक दिस, इट्स अ क्यूब, और ये क्यूब की ही तरह से इमेज के ऊपर फिट होते हैं। ठीक है, तो ये फिल्टर भी जो है वो इस तरह 3 डायमेंशन में चलता है। ठीक है, तो सर अब हमने ये वाला फिल्टर यूज नहीं किया ना अभी तक। वाली बात
तरफ आता हूँ। जी जी, हमने 3D, हाँ 3D इमेज पे यूज नहीं किया हमने ये फिल्टर। 3D इमेज सर हम जो फिल्टर यूज करते थे, जैसे हमने कैट एंड डॉग वाले डेटा सेट पे किया था 3x3 का फिल्टर, ठीक है, तो यहाँ पे जो फिल्टर है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, अब 3 डायमेंशन हाँ, वाला ये फिल्टर है। कलर्ड इमेज के लिए है। तो सर वो जो हमने फिल्टर यूज किया था, ठीक है, 3x3 का, तो वहाँ पे भी हमारे पास हाँ इमेज तो कलर थी, तो फिर वो फिल्टर क्या काम हाँ, करेगा? लेकिन तो हमने सर सिंगल फिल्टर यूज किया था ना। तो सर वो हमने क्या पहले ही सिर्फ चैनल पे चल रहा था, अब या आप फिर उसी अब आप उसी अब उसी काम को जो है वो 3 फिल्टर से करके देखिएगा, 3 डायमेंशनल फिल्टर से करके देखिएगा। उसमें चैनल ही सिंगल था तो इसलिए हमने या सिंगल यूज किया, क्योंकि वो थी ग्रे स्केल इमेज थी वो। अब नहीं, कैट एंड डॉग वाले से डेटा सेट में ग्रे स्केल अब ही यहाँ पर जो बात हो रही है हाँ तो वो वो मल्टीप्लाई किया था। जी सर, अच्छा जी, कंटिन्यू कर। तो ये जो ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट की बात यहाँ कर रहे थे, अब ये थोड़ी सी शायद आपको वहां से ले आके मैं समझाऊं कि ये कहता है दिस लेयर परफॉर्म स्पेशल कन्वोल्यूशन ऑन ईच चैनल, हर चैनल पे ऑफ इट्स इनपुट, अपने इनपुट के हर चैनल के ऊपर ये जो सेपरेबल कन्वोल्यूशन लेयर है ये स्पेशल कन्वोल्यूशन लगाती। स्पेशल कन्वोल्यूशन क्या चीज थी? पहले एजेस निकालना, एजेस से फिर पार्ट्स बनाना, पार्ट्स से फिर इमेज डिटेक्ट को फाइनली जो है ना वो प्रिडिक्ट करना बिफोर मिक्सिंग आउटपुट चैनल वे पॉइंट वाइज कन्वोल्यूशन। आउटपुट में वापस इमेज को 3 चैनल के अंदर भेजने से पहले पहले ये क्या काम करता है, ये आपको जो है वो तीनों चैनल पे अलग अलग सेपरेबल कन्वोल्यूशन फिल्टर जो है ना वो चलाता है। बस ये बात है जो आपने ध्यान में रखनी है। क्या लाए? कितने दिए? खुद ही ले लिए। शाबाश, जय ममताज बेटे। ठीक है, ओके 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 राजिया वो आउटसाइड चलो, ठीक, ये ले जाए। अच्छा जी, अब यहाँ कोड दिया हुआ। These advantages become especially important when you are training small models from scratch on limited data. For instance, here how you can build a lightweight, depth-wise separable control for an image classification task. मॉडल लिखा हुआ है, हाइट और विड्थ और चैनल बता दिए, इमेज के नंबर ऑफ क्लासेस 10 हैं इसके अंदर, सिक्वेंशियल। अब हमने कन्वोल्यूशन की जगह जो है वो सेपरेबल कन्वोल्यूशन जो है वो यूज किया हुआ है। इनपुट शेप में ये आ रही है हमारे पास, बाकी सब वैसे चल रहा है। मैक्स कूलिंग लेयर लगी हुई है आपके पास कितने। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3। पहले यहाँ पर क्या होता था? सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई। स्क्रीन शेयर नहीं हुई, कहाँ गई भाई? अब आ रही? यस सर। जल्दी बता दिया करो यार। अच्छा, ये मॉडल लिखा हुआ हाइट वेट और चैनल बताए, नंबर ऑफ क्लासेस के अंदर 10 है। सिक्वेंशियल मॉडल वही उसी तरह किया हमने, सेपरेबल कन्वोल्यूशन 2D 32 आउटपुट निकलेंगे। यहाँ पर देखो 3 लिखा हुआ है। यहाँ कन्वोल्यूशन में पहले क्या होता था मैं ये पूछ रहा हूँ? 3,3 होता था, क्योंकि वो 3,3 एक साथ जो है ना वो अप्लाई होता था। उन्हें यहाँ पर सिर्फ बता दिए कि इसके 3 इमेज के चैनल है, हर एक पे एक एक फील्ड जो है ना चैनल के ऊपर जो है ना वो अप्लाई होगा। हर जगह जो है ना यही कर रहे हैं, 3 एंड सो ऑन लगा हुआ, सिर्फ वही है सेपरेबल कन्वोल्यूशन और आखिर में ग्लोबल एवरेज कूलिंग।
सर इस 3 का मतलब दोबारा बताएं। 3 का मतलब 3 चैनल पे अलग अलग जो है वो फिल्टर अप्लाई करेगा। तो सर फिल्टर का साइज इसने खुद ले लिया, है फिल्टर का साइज क्या दिया है, वो उसने खुद ले लिया क्या? खुद ले लिया उसने। तो भी जरा हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन तो पढ़ें। समझ में आया हाइपर पैरामीटर क्या कह रहा है? जवानों यस सर। बेसिकली अब सर क्या ये होगा? हाँ बोलो बोलो। सर अभी ये वही हाइपर पैरामीटर को पहले तो इसने समझाया क्या क्या चीज होती है, क्योंकि वो सब हम पहले कर रहे थे, सही। हाइपर पैरामीटर्स को भी सेट करते थे। अब ये कुछ फंक्शन बताने जा रहा है जो कि ये मतलब मशीन लर्निंग इंजीनियर्स ने ऑटोमेशन किसी तरह इसको दिया है कि ये चीजें वो खुद भी ऑटोमेटिकली भी चूज कर ले कि क्या चीज बेस्ट है, कौन सी लेयर और कितनी लेयर बेस्ट है, उसमें हमें ड्रॉप आउट यूज करना है नहीं सही करना। सही सही। तो तो इस इन तरह की इन समरी अब इसमें हमें ये समझ में आता है कि भाई पहले हाइपर पैरामीटर्स जो है ना, वही वाली बात जो मैंने कहा ना, ब्लाइंडली तुक्के लगा लगा के हम मॉडल बना लेते थे। एक एग्जैक्टली दूसरा ये होता था कि हम जो रिसर्चर्स हैं, जो बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज करके अपना मॉडल बना लेते। तो उन्होंने कहा यार ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लेना, ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लेना, ठीक हाँ ऐसे। है। तो ये भी हम काम करते रहे। अब वो कहते हैं यार ये जो है ना काम तो हो जाता था, लेकिन ये विनिंग कंपटीशन वाला काम नहीं होता था,
इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है ना एक सेट ऑफ हाइपर पैरामीटर्स डिफाइन कर देना पड़ेगा। यानी बहुत सारे हमने क्या किए, एक्टिवेशन फंक्शन डिफाइन करके रख दिए, बहुत सारे हमने लॉस फंक्शन डिफाइन करके रख दिए, बहुत सारे हमने लेयर्स की कॉम्बिनेशन डिफाइन करके रख दिया। ये सारी चीजें जो है ना मुख्तलिफ सेट बना के जो है ना रख दी। अब मॉडल चलेगा खुद ही उनमें से जो है ना मुख्तलिफ सेट जो है ना वो अप्लाई करता रहेगा, और बेस्ट रिजल्ट जिस सेट पे आएगा वो वाले हाइपर पैरामीटर्स पे जो है ना वो स्टॉप कर देगा। ठीक है, अभी कहते हैं thus you need to explore the space of possible decisions automatically, systematically and principled way. You need to search the architecture space यानी बहुत सारे आर्किटेक्चर जो इम्प्लीमेंट हो सकते हो, and find the best performing ones empirically or calculated best performing ones चाहिए. That's what the field of automatic hyperparameter optimization is about. It's an entire field of research and an important one. I think the process of optimization of hyperparameter typically looks like this. Choose a set of hyperparameters automatically. Build the corresponding model. मॉडल भी खुद ही बन जाए, फिट इट टू योर ट्रेनिंग डाटा, आपका ट्रेनिंग डाटा फिट हो, मेजर द फाइनल परफॉर्मेंस ऑन द वैलिडेशन डाटा. ओके, चूज द नेक्स्ट सेट ऑफ हाइपर पैरामीटर्स टू ट्राई ऑटोमेटिकली. अगर वो सेटिस्फैक्टरी ना हो तो अगला सेट ऑफ पैरामीटर भी ऑटोमेटिकली चूज कर लिया जाए और ये प्रोसेस रिपीट होता रहे. इवेंचुअली द मेजर परफॉर्मेंस ऑन योर डाटा सेट. अब क्या चाह रहे हैं, ये बार बार मैं मॉडल के अंदर चेंजिंग करता हूँ, बार बार लेयर्स को एडजस्ट करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, ये झंझट भी जो है ना वो खत्म कर दिया जाए. ये अब मैं डिफाइन कर दूं कि भाई ये पहले से डिफाइन कर दूं. हाँ, लेकिन सर ये मॉडल बिल्ड का जो लिखा है ये भी ऑटोमेटिकली कर देगा? हाँ, आप बता दें कि ये 10 लेयर का मॉडल बनेगा पहली दफा में, और ये सेट ऑफ पैरामीटर्स हैं. अगली दफा में जो है ना 8 लेयर का बना देना, ये पैरामीटर सेट ऑफ पैरामीटर्स हैं. So the key to this process is the algorithm that uses this history of validation performance given various set of upper parameters to choose the next set of upper parameters to evaluate. तो ये algorithm है जो वैलिडेशन की हिस्ट्री को इस्तेमाल करके डिसाइड करता है कि अगला हाइपर पैरामीटर का सेट जो है ना कौन सा इस्तेमाल करना है. Many different techniques are possible. एक Bayesian optimization है, genetic algorithms है, simple random search है, and so on. मुख्तलिफ टेक्निक्स जो है ना उसके ऊपर अप्लाई होती हैं. Training the weights of the model is relatively easy. You compute a loss function on the mini batch of data, then use the back preference to move the weights in the right direction. Updating hyperparameters on the other hand is extremely challenging. कहते हैं भाई जो सिंपल मॉडल आप बनाते रहे हैं अभी तक, जिसमें वेट एडजस्ट हो रहा है और प्रोपोगेट होके दोबारा से चल रहा है, वो एक आसान काम था. अपडेटिंग हाइपर पैरामीटर ऑन द अदर हैंड एक्सट्रीमली चैलेंजिंग. हाइपर पैरामीटर्स को अपडेट करना वो ये ज्यादा चैलेंजिंग होता है. कहते हैं भी क्यों? कंप्यूटिंग द फीडबैक सिग्नल. Does this set of hyperparameter lead to a high performance model in this task? Can be extremely expensive. It requires creating and training a new model from scratch on your dataset. The hyperparameter space is typically made of discrete decisions, and thus it isn't continuous or differentiable. Hence, you typically can't do gradient descent on hyperparameter space. Instead, you must rely on gradient-free optimization techniques, which naturally are far less efficient than gradient descent. अब ये हाईली स्टैटिस्टिकल जबान जो है ना वो इस्तेमाल की है. ये कहते हैं कंप्यूटिंग फीडबैक सिग्नल के भाई जिस तरह हमारे पास वहां ग्रेडियंट का फीडबैक सिग्नल आता था, सही उसी तरह से हाइपर पैरामीटर का जो सेट लिया है उसके ऊपर जो रिजल्ट आए हैं वो भी तो अपना फीडबैक सिग्नल देंगे ना यार पीछे जाके कि ये रिजल्ट सही नहीं आए. नए हाइपर पैरामीटर ले लो, नए हाइपर पैरामीटर्स लो. तो ये जो फीडबैक सिग्नल कंप्यूट करना है ये इंतहाई एक्सपेंसिव है. एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशंस.
ठीक है। कंप्यूटिंग पावर की वाइज जो है बहुत एक्सपेंसिव है। इट रिक्वायर्स क्रिएटिंग एंड ट्रेनिंग न्यू मॉडल फ्रॉम स्क्रैच ऑन योर डाटा सेट। हर दफा ये अंदर ही अंदर नए नए मॉडल क्रिएट कर रहा होगा आपके डाटा सेट के ऊपर। कैसे कर रहा होगा वल्लाह आलम बिस्साब। द हाइपर पैरामीटर स्पेस इज टिपिकली मेड ऑफ डिस्क्रीट डिसीजंस। अब ये इसके ऊपर बाकायदा जो है ना डिसीजंस जो है वो डिस्क्रीट डिसीजंस लिए जाते हैं। डिस्क्रीट डिसीजंस क्या होते हैं भी कि सबसे पहले तो हाइपर पैरामीटर स्पेस को समझे। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेस क्या चीज होती है, जो डिसीजन स्पेस जिस तरह हाइपर पैरामीटर स्पेस कह रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी जितनी पॉसिबिलिटीज अंडर कंसिडरेशन है वो सारी की सारी किसी भी चीज का स्पेस कहलाती है। हाइपर पैरामीटर्स की जो पॉसिबिलिटीज अंडर कंसिडरेशन है वो हाइपर पैरामीटर स्पेस कहलाएंगी। इस टिपिकली मेड ऑफ डिस्क्रीट डिसीजन। उसके अंदर जो है ना आपके पास जो है डिस्क्रीट डिसीजंस होते हैं। डिस्क्रीट डिसीजंस, डिस्क्रीट का वर्ड समझते हैं? नॉट कंटिन्यूअस। सर पीसी के अंदर हेलो पीसीएस की फॉर्म में आवाज नहीं आ रही मुझे। सर पीसीएस की फॉर्म में डिस्क्रीट की फॉर्म में या चंक्स होंगे छोटे छोटे पीसीस की फॉर्म में कह लें कि एक वैल्यू कंटिन्यूअस नहीं होती, डेसिमल्स नहीं होते, होल नंबर्स की फॉर्म में जो है ना होते हैं। और दैट इजंट कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। तो कंटिन्यूअस वैल्यूज नहीं होती और इसलिए डिफरेंशिएट नहीं हो सकती। हेंस यू टिपिकली कांट डू ग्रेडिएंट डिसेंट। लिहाजा उसके ऊपर ग्रेडिएंट डिसेंट नहीं लगा सकते। तो यानी अब ये ग्रेडिएंट डिसेंट बात हो रही है पैरामीटर सिलेक्शन के ऊपर। अलग मॉडल, एक मॉडल से निकल के वहां पर पैरामीटर सिलेक्ट करने हैं, उसके अलग मॉडल पे चलेगा। which instead you must be gradient free optimization। इस चीज के लिए अब यानी कि हाइपर पैरामीटर्स का सेटअप कौन सा इस्तेमाल करना है, ग्रेडियंट फ्री ऑप्टिमाइजेशन यूज करना पड़ेगा, which naturally are far less efficient than gradient descent, जो कम एफिशिएंट है ग्रेडियंट डिसेंट के मामले में। बहरहाल ये जो है वो कुछ थ्योरेटिकल टेक्निक्स के बारे में तो कुछ तो हमने देख लिया, प्रैक्टिकल हम लगा सकते हैं। कुछ की इन्होंने यहाँ बात की कि भी हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन, कुछ लिंक्स दिए हुए हैं अगर किसी को पढ़ना हो कि हाइपर ऑप्टिमाइजेशन पे और डिटेल में तो वो देख सकता है। आज आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट ये थी कि अभी पिछले हफ्ते जो है वो ये डिसाइड हुआ है कि आप लोगों का जो फ्लास्क वाला पोर्शन है वो अगले क्वार्टर के अंदर शिफ्ट हो गया। और क्योंकि अभी इस अगस्त का महीना हमारे पास है क्वार्टर खत्म करने के लिए, हमारे पास काम जो है ना वो ज्यादा है चैप्टर 8 में भी करने के लिए। तो इस वजह से उसको अगला मॉडल जैसे शुरू करेंगे तो पहले फ्लास्क जो है वो पढ़ेंगे। तो फिर 5 क्वार्टर करने पड़ेंगे? नहीं उसी में हो जाएगा, 4 में हो जाएगा। सर वो फिर रेस्ट एपीआईज वगैरह वो भी तो पढ़ना होगा ना? तो इतना मुश्किल थोड़ी है यार, क्या हो गया, मसला नहीं। लोग सीनियर लोग हो। सर आप क्लास रख रहे थे ना वीक के बीच में सेंटर में किसी में एक दिन, इसीलिए मैंने इसलिए हफ्ते रखी नहीं मैंने। वहाँ से डिसीजन आ गया था कि अगले मॉडल में शिफ्ट करेंगे और मैंने उनको इन्फॉर्म किया तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये जो है ना, मैंने उसने यही कहा था। असल में वो बात चली यहाँ से, मैंने कहा क्लासेस जो है ना हमें फिक्स भी हुई हैं और ज़्यादा भी चाहिए ताकि हम जो है ना वो अच्छी तरह जो है ना वो कवर कर सकें। तो उन्होंने कहा भी अगर ऐसा मसला है, सबसे सारे टीचर्स से ओपिनियन लिया तो उन्होंने कहा ठीक है, हाँ भाई टाइम की शॉर्टेज तो है। मैंने कहा ठीक है, आप पहले आराम से जो है ना वो ये वाला काम कराएं, बाद में फिर हम अगले मॉड्यूल के स्टार्ट में क्लास जो है ना वो कर लेंगे। चलो ठीक है, ये भी सही है। ये सिलसिला हुआ है अभी। क्लास जी जी क्लासेस में कब वापस आएंगे सर? आपको अल्लाह का शुक्र है कोरोना हो गया। इसमें सर क्लासेस में वापसी कब आएंगे?
क्लासेस में इंशाल्लाह अभी देखो शायद अगला मॉड्यूल क्लासेस में हो जाए, ऑन साइट हो जाए, अल्लाह करे कैसा हो जाए। बोल तो रहे सुना है, अगर हाँ सितंबर से इंशाल्लाह जो हो है ना जाएगा भाई। दुआ करें आप लोग भी। ठीक है, अच्छा भी इसको यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, मैसेज आ रहा है मोबाइल पे, क्लास छोड़ दो भाई। सर हमने टेंसर बोर्ड पढ़ना था आज, टेंसर बोर्ड नहीं पढ़ा सर, वो पढ़ेंगे बाद में। हेलो, हाँ हाँ टेंसर बोर्ड कवर करूंगा, टेंसर बोर्ड कवर करूंगा यार, वो मैं खुद भी नहीं देख पाया असल, मैंने इसलिए आज इसके कराया उसको। मैं अपने पास है, अरे मैं हाइपर पैरामीटर का एक सवाल था, मेरा नेट स्लो चल रहा था ना तो मैं पूछ नहीं सका। सर हाइपर पैरामीटर ये काम करता है कि जैसे भी कोई नया मॉडल आता है तो वो उस मॉडल के हिसाब से, यानी कि बड़ा है या छोटा है, तो वो उसके हिसाब से खुद ही ऑटोमेटिकली अपने हाइपर पैरामीटर जनरेट कर देता है और फिर उस पर वर्क करना शुरू कर जनरेट नहीं करता, हमने दिए होते हैं सेट ऑफ हाइपर पैरामीटर, हमने पहले डिफाइन किए होते हैं कि ये यूज करने हैं। तो फिर कोई बड़ा मॉडल आ जाएगा, छोटा मॉडल आ जाएगा, तो फिर हमें हर किसी के लिए अलग अलग डिफाइन करने पड़ेंगे। हाँ, आपको पहले से प्री डिफाइन रखने पड़ेंगे। ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है सर।